जो बच्चे अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन्होंने एक बात जरूर नोटिस की होगी, वो जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें ये जरूर लिखा होता है कि ये किताब जो है एनसीईआरटी के बेस्ड पे है, यानी एनसीईआरटी पर आधारित है। तो इसी को मैं समझते हुए आज मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कक्षा 6 से 12वीं तक होगी। और इसमें मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो है साइंस का सब्जेक्ट। इसमें मैं क्या करूँगा, जो जहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं या जो फैक्ट लिए जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग भी जो बेसिक है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके और साथ साथ में जो है आपको जो है एक वाइड रेंज ऑफ कंटेंट मिल सके। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन के घटक। और इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका काम क्या है, आपको इसको ध्यान से सुनना है और कॉपी पेन लेके बैठना है। जहां जहां मैं कहूँगा कि इसको आपको नोट डाउन करना है, आपको उसको नोट डाउन करना है। बाकी आपको इसको ध्यान से सुनना है। मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊंगा, या आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, और जहां मैं लिखाऊंगा बस आप उसको ध्यान से लिख लेना। और यही जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंपाइल करके बाद में एक बुक बना दी जाती है, जिसको कह देते हैं कि ये कंपटीशन की किताब है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है भोजन के घटक। भोजन के घटक, आपको पता है जब आप भोजन खाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंट होते हैं। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर, ये सब जो क्या होते हैं ये भोजन के घटक होते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसी के बारे में कि भोजन के घटक क्या होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या है कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। आपको पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारी धरती भी बहुत बड़ी है। इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के भोजन खाए जाते हैं। बस इसमें जो है इंट्रोडक्शन में ये बताया था। इस प्रकार के भोजन में आइए यहाँ से देखते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है 1.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जैसे अलग अलग तरह के हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में है वही पढ़ाऊंगा। अननेसेसरी चीज जो है मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। वो ये कह रहा है कि हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की कच्ची सामग्री होती है। जैसे हमें कच्चा तेल होगा, हमारा कच्चा चावल होगा, और इस तरीके से सब्जी होती है। तो जब हम कच्ची चीजें तो लेते हैं, फिर कच्ची चीजों से क्या है उनको पकाते हैं, पका के क्या है हम खाना बनाते हैं। तो वो कच्ची सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है? या तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, या फिर अगर हम मीट बना रहे हैं तो वो जंतु से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं, हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व में क्या क्या आता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट आता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब आते हैं, है ना। इसके अलावा आपने कभी खीरा, ककड़ी ये सब खाया होगा, तो उनको हम फाइबरस फूड बोलते हैं, यानी वो रुक्षांश कहलाते हैं। जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। आपको ये पॉइंट नोट करना है कि शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमें कैसे पता चला गया कि हमने जो खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है या विटामिन है या वसा है। तो उसके लिए हम जो है कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें वो टेस्ट के बारे में कहा गया है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं।
हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी एक पोषक तत्व होता है, और वो पोषक तत्व जो होता है अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व के बारे में बात करें तो ये जो है मंड के रूप में पाया जाता है, और शर्करा यानी चीनी के रूप में पाया जाता है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि मंड के परीक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है और कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में उपस्थित है, तो हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो परीक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें ये सवाल पूछा जाएगा कि आपको अगर खाने में पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके परीक्षण के लिए आप क्या कर सकते हो। यानी आप जो है आयोडीन विलयन का इस्तेमाल करोगे। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का इस्तेमाल होगा, और जब आयोडीन विलयन का इस्तेमाल होगा तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है खाने में, तो उसका रंग या तो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा। आयोडीन विलयन अगर डालने के बाद अगर रंग नीला या काला हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा तो इसके खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब आगे देखते हैं प्रोटीन के परीक्षण के लिए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परिघनली में डाल दें और 10 बूंदे जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। ठीक है। अब आपको खाने में प्रोटीन है या नहीं है, इसके परीक्षण के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडे का विलयन। एक किसी परिघनली में कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर भोजन में प्रोटीन है तो आपको उसके टेस्ट करने के लिए यानी उसका परीक्षण करने के लिए या तो कास्टिक सोडा लेना पड़ेगा या फिर आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा। जब आप उसको टेस्ट क्या नाम है बूंद उसको क्या नाम है हम प्रोटीन को पीसकर अगर उसका चूर्ण बनाएंगे, उसमें जल डालेंगे, फिर उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का जो विलयन डालेंगे, तो उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। अगर उसका रंग जो है बैंगनी रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यानी हमने पहले क्या सीखा, अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, आयोडीन विलयन डालना पड़ेगा, और उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। अगर खाने में प्रोटीन है वो चेक करना है तो उसमें क्या ना हमें कॉपर सल्फेट और क्या नाम है कॉपर सल्फेट और कौन सा कास्टिक सोडे का विलयन डालना पड़ेगा, जिससे उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। अब देखते हैं अन्य अन्य पोषक तत्व जैसे वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने लाए कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हमें वसा का परीक्षण करना है वसा का परीक्षण लेना है। अगर जिस पदार्थ में भी वसा होगा, अगर उसको हमें टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसको क्या है, अब जैसे मान लो कोई वसा का कोई पदार्थ है, तो आप उसको क्या है कागज के टुकड़े में लपेट दिए। टुकड़े में अगर लपेट दोगे तो अगर उसमें फैट होगा यानी ऑयली चीज होगी तो वो कागज पे लग जाएगी। और उस कागज को अगर आपने धूप में रख दिया तो अगर उसमें पानी उपस्थित हुआ तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन तेल तेल वाला चीज रह जाएगी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है वसा है। ठीक है। ठीक है। अब एक अलग चीज की बात कर लेते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, ये हम आगे सीखेंगे। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, हम प्रोटीन भी खाते हैं, हम वसा भी खाते हैं, हम विटामिन भी खाते हैं, हम खनिज लवण भी खाते हैं, हम जल भी पीते हैं। तो क्या सबके एक जैसे ही काम है? नहीं। हर क्या नाम है पोषक तत्व के जो है शरीर में अलग अलग काम होते हैं। तो इसके बारे में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है।
अब आपको एक ये यहाँ पे नोट डाउन करना है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ये आपको पॉइंट लिख लेना है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट भी जो है ऊर्जा देता है, वसा भी जो है ऊर्जा देता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कहना ये चाह रहा है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा, मान लो 1 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, 1 ग्राम हमने क्या नाम है वसा लिया, अगर हमने ये दोनों बराबर मात्रा में खाया तो हमें ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलेगी, तो वो वसा से सबसे ज्यादा मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को जो है ऊर्जा देने वाला भी भोजन कहते हैं। यानी आपको ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेना है कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन। सवाल को क्या नाम है, पेपर में सवाल ये आएगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को जो ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, कौन से वसा के स्रोत हैं, कौन से प्रोटीन के स्रोत हैं। तो आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा नोट्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, जैसे गेहूं से, चावल से, बाजरा से, मक्का से, इनसे जो है इन सबसे क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसको याद करने की आपकी ट्रिक क्या है, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का, इन सबका आटा बनता है, इन सबका आटा बनता है, तो जिनसे भी आटा बनता है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्के में भी कार्बोहाइड्रेट है, आम आम जैसे मीठा होता है तो मीठी चीज में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तरबूज में भी कार्बोहाइड्रेट है, पपीते में भी कार्बोहाइड्रेट, गन्ना, आलू, शकरकंद, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल जो है एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि वसा के कुछ स्रोत। तो वसा के सोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके 2 सोर्स होते हैं, एक तो वो जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं और दूसरे जो है जंतु से प्राप्त होते हैं। एक तो वो जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं और दूसरा जो है जंतु से प्राप्त होते हैं। तो वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वसा को इंग्लिश में फैट्स बोलते हैं, तो वो कहाँ से मिलता है। अब देखो, जितने भी हमारी तेलीय चीजें होती हैं, जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं, उन सब में वसा होता है, यानी फैट होता है। तो जैसे मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब प्लांट ही तो है, प्लांट बेस्ड है। तो इनसे क्या है हमारा जो है तेल मिलता है, यानी फैट मिलता है। अब हम देखेंगे जीव जंतु आधारित जो भी फैट होता है, हम मछली खाएंगे उसमें भी क्या नाम है फैट होता है, मांस मीट खाएंगे उसमें भी फैट होता है, घी खाएंगे, दूध खाएंगे, क्रीम खाएंगे, मक्खन खाएंगे, इन सब में फैट होता है। और सब में कॉमन बात यह है कि जो है जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अब अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली कैटेगरी देखते हैं कि प्रोटीन के कुछ स्रोत। अब प्रोटीन के भी कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो ये प्लांट से होते हैं और कुछ जंतु से होते हैं। जो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जितने भी हमारी जो दालें होती हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस होती हैं। जैसे चना, मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर की दाल और मूंग की दाल, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के जो है अच्छे एग्जाम्पल है। और ये किसके आधारित है, प्लांट बेस्ड आधारित है। अब देखो कि जंतु आधारित जो क्या नाम है प्रोटीन कहाँ से मिलता है, अगर आप अंडा खाएंगे तो अंडे में आपको प्रोटीन मिलता है। तभी जो वो होते हैं जो जिम जाने वाले बच्चे होते हैं वो अंडे बहुत ज्यादा खाते हैं, दूध से, मछली से, पनीर से। और जो बच्चे अंडा नहीं खाते वो पनीर जरूर खाते हैं ताकि उनसे जो जो है उनको प्रोटीन मिल सके, मछली से, मांस से। और बॉयल बॉयल चिकन भी खाते हैं ताकि वो है प्रोटीन का रिसोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखे हैं जैसे विटामिन के कुछ स्रोत, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे गाजर है, पपीता है, आम है, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और इसमें जो है विटामिन भी होता है। विटामिन ए के कुछ स्रोत है, विटामिन ए के कुछ स्रोत। जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही उपस्थित होगा, हो सकता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो, खनिज भी हो, लेकिन इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। ये होते लगभग लगभग जो है सभी उपस्थित है, लेकिन इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। यानी आप ये कह सकते हो कि
किसी भी खाने में जो पोषक तत्व हैं एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो यह बोल रहा है विटामिन ए के कुछ स्रोत, ये भी आपको याद करना है। विटामिन बी के कुछ स्रोत ये जो दे रखे हैं, चावल, गेहूं, यकृत यानी लीवर, ये भी आपको याद करना है। अब देख लो विटामिन सी के कुछ सोर्स है, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, यानी जो भी खट्टी चीज है ये विटामिन सी के स्रोत है। वैसे विटामिन डी के कुछ सोर्स है, ये भी आपको याद करना है, मछली, अंडे, मक्खन, दूध, जो भी ये इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको लिख लेनी है। यानी विटामिन डी के कुछ स्रोत, अंडा, मछली, मक्खन, दूध, ये भी आपको लिख लेना है। विटामिन सी के सोर्स, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये भी आपको लिख लेना है, क्योंकि यही जो है सीधे सीधे आपको फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आपको ये वाली लाइन भी लिखनी है कि जो प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं, हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो भी बच्चे जिम जाते हैं तो वो प्रोटीन का कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनकी मसल की ग्रोथ हो सके, तभी तो वो लंबे चौड़े होते हैं। तो इस कारण से इसी को जो है हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो बच्चे प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं ताकि उनकी मसल्स की ग्रोथ हो सके। तो आपको याद रखना है कि इसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अब आता है अगला टॉपिक कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो विटामिन होता है, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करता है, हमारी जो है रोगों से लड़ने में कहना है मदद करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें जो है ये जो है हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, अब आइए देखें, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी विटामिनों की संख्या कितनी है? 6। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, 1 2 3 4 5 6 तरह के विटामिन होते हैं। अब विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे जो विटामिन बी है ना, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो उसको एक ग्रुप में बांध दिया गया है, तो उसको कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे हमें नमक चाहिए, नमक बहुत जरूरी है, लेकिन कितनी चाहिए? कम मात्रा में चाहिए। ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या नाम है, बीपी और अन्य बीमारी का कारण बन सकता है। उसी तरीके से हमें विटामिन चाहिए, विटामिन हमें क्या है, कम मात्रा में चाहिए होते हैं। यानी हमें विटामिन की कितनी मात्रा चाहिए? अल्प मात्रा चाहिए। तो ये सीधे सीधे यहाँ से सवाल पूछेगा कि विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? जो रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमें कैसी मात्रा में चाहिए? अल्प मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। क्या करता है? आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि विटामिन ए और हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सन की लाइट में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। अगर आप सुबह और शाम की धूप में जाएंगे तो आपको उससे धूप से जो है विटामिन डी मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है धूप में जाना ही छोड़ दिया तो विटामिन डी भी नहीं मिलता है। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि खनिज लवण क्या होते हैं? जैसे हमारे शरीर में आयरन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, हमें फास्फोरस की जरूरत होती है, जिंक की जरूरत होती है। तो ये इनको खनिज कहते हैं। तो ये खनिज या खनिज लवण कहते हैं। ये हमें शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। विटामिन भी अल्प मात्रा में चाहिए होंगे और खनिज भी जो है अल्प मात्रा में चाहिए। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। शरीर के आइए हम आगे देखते हैं और खनिज लवणों के बारे में शुरू करते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है।
उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, और लेकिन उसमें एक बात ये होती है कि कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है। जो भी पोषक तत्व ज्यादा है उसी के आधार पर हम ये तय कर देते हैं कि वो किस आधार पे है। मतलब जैसे चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता होगा और वसा भी पाया जाता होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आपको पता है कि हमारा जो शरीर होता है वो 95% जो है जल से बना हुआ होता है। ठीक है, आपको आहारी रेशे का क्या मतलब हुआ, यानी फाइबरस फूड की जरूरत होती है। आपको ये बात भी लिख लेनी है कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो आहारी रेशे हैं वो रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आहारी रेशे को किस नाम से जाने जाते हैं, तो रुक्षांश। यानी या ये भी पूछ सकता है कि रुक्षांश क्या है, यानी आहारी रेशे। रुक्षा हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आप कहेंगे भैया दाल से तो प्रोटीन भी मिलता है। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है कि दाल से सिर्फ एक ही चीज मिले, एक से अधिक चीज भी मिल सकती है। आलू आप कहोगे कहोगे कि इनसे तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और फाइबर भी मिलता है। इस तरीके जैसे हम खीरा, ककड़ी खाते हैं, इनमें सब में फाइबर होता है, तो ये फाइबरस फूड ही रुक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, अब ये पूछेगा कि जो फाइबर फूड है उसका उसका उपयोग क्या है, तो इसमें ये लिखा हुआ है रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मान लो हमने जो भी खाना खाया, जो खाना पच जाता है वो तो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो खाना नहीं पचता है वो मल के रूप में जो है नीचे निकल जाता है। तो कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो हम जो मल त्याग नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमें जो है फाइबरस फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक होती है और फाइबर होता है। तो रुक्षांश क्या है, क्या काम करता है, जो बिना पचे भोजन को जो है शरीर से निकालने में हमारी सहायता करता है। तो इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है। अब है अगला पॉइंट, जल जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जो है जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको बताया कि 95% जो है हमारा शरीर जो है जल से बना हुआ होता है। और जो है जल का क्या काम करता है, जो भी हमने खाना खाया उसको जो अवशोषित करने का काम करता है वो क्या करता है, जल करता है। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि भोजन में से पोषक तत्व को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, जल करता है। तो जल और कुछ भी काम करता है, जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे हमारा टॉयलेट होता है या पसीना होता है, उसको बाहर निकालने में भी हमारी सहायता करता है। ठीक है, आइए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। बाकी जो मैंने ऊपर स्क्रॉल अप कर दिया वो क्या नाम है हमारे लिए अननेसेसरी था। अननेसेसरी चीज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो बिल्कुल इसके लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब ये होता है कि बैलेंस डाइट। बैलेंस का क्या मतलब होता है, ऐसा भोजन जिसमें हर चीज का संतुलन संतुलन हो, यानी बैलेंस हो। बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, खनिज भी होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, पानी भी होना चाहिए। ये सब एक क्या नाम है, एक बैलेंस रूप में रहेंगे। अगर कोई भी अगर ऊपर नीचे रहता है तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बनेगा। इसलिए हमारा जो भोजन है वो क्या नाम है, बैलेंस्ड रूप में होना चाहिए। इसी को कहते हैं हमारा संतुलित भोजन। आइए यहाँ पे देखते हैं संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमने जो कुछ भी खाया वो क्या कहलाता है, आहार। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। क्या कह रहा है कि कोई भी पोषक तत्व ना तो जरूरत से ज्यादा हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं। आगे देखते हैं, संतुलित आहार कहते हैं
क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल। वो उसका कहने का मतलब क्या है कि सभी वर्ग के लोग जो है एक प्रकार के ही भोजन लेते हैं? नहीं। मान लो जो कड़ी मेहनत कर रहा है, जो कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, उसका खाना अलग होगा, जो खिलाड़ी है उसका खाना अलग होगा, जिम वाले जो लोग होते हैं उनके खाने में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे जो खिलाड़ी है या स्पोर्ट्समैन है या फिर जो जिम वाला है, उनको प्रोटीन युक्त भोजन जरूर चाहिए और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन चाहिए ताकि उन्हें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। भाई जो ऑफिस में जो बैठा है, उसके जो है जो बैठे हुए लोग होते हैं, उनका जो खाना ढंग से पाचन नहीं होता है, और पाचन नहीं होता और पाचन हो भी जाता है तो वो खाना अवशोषित नहीं होता, तो उनको फाइब्रस फूडों की मात्रा चाहिए। तो इस तरीके के लिए हर जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब इसमें एक पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? जब हम कोई भी फल या सब्जी पकाते हैं या कोई भी सब्जी पकाते हैं तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो गर्मी की वजह से जो होता है, उसे गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो उड़ जाता है। तो आपने ये देखा होगा जो यूरोप में जो लोग खाना खाते हैं तो वो कच्चा ही खाना खा लेते हैं, ताकि जो है उन्हें जो है विटामिन सी मिल सके। ठीक है, अब अगले हेडिंग पे आते हैं। अगले हेडिंग में ये कह रहा है कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। अभावजन्य रोग का क्या मतलब है? यहाँ पे अभाव इसमें है, अभावजन्य रोग यानी अभाव से जनित रोग। मतलब किसके अभाव से? भोजन के अभाव से कुछ रोग होते हैं। मान लो अगर हम पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाएंगे, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नहीं लेंगे या अन्य पोषक तत्व नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोग हो सकते हैं। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। मतलब इस पॉइंट को भी लिखना है आपको कि यदि कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता है तो उसमें ये बीमारी हो सकती है। कौन कौन सी? वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां। ठीक है, और पेचिश। यदि आपको पेचिश हो रही है इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके खाने में प्रोटीन की कमी है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं होगा तो इतना दुबला पतला हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ रहेगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इसमें से कुछ सारणी 1.3 है, 3 में। अच्छा, 1.3 में जो सारणी दे रखी है, आइए देखते हैं। ये है सारणी 1.3, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। अगर हम विटामिन और खनिजों को नहीं खाएंगे तो ये बीमारियां हो सकती हैं। और ये डायरेक्ट इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। आपको इस चार्ट को लिख लेना है या स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। और आपने देखा भी होगा कंपटीशन में सीधे सीधे ये वाला उठा के क्वेश्चन के रूप में पुटअप कर दिया जाता है, या कंपटीशन की किताबों में ये पूरा ऐसे उठाएंगे और उसको वहाँ पे जैसे के तैसे प्रिंट कर देंगे। अब देखो, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या रोग होगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी आंखों से संबंधित ये बीमारी है। इसके क्या लक्षण है? कमजोर हो जाएगी दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। विटामिन B1, इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। उसमें क्या होता है? आंखों की जो पेशियां होती हैं या वो कमजोर हो जाती हैं, या शरीर की जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है तो आप विटामिन B1 ले सकते हैं। अगर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये सब जो है विटामिन सी के लक्षण है, विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण है।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो अस्थियाँ होती हैं यानी हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम क्या है यहाँ पे खनिज है, ये विटामिन नहीं होता। अगर कैल्शियम अगर कम हो जाए तो अस्थियाँ और जो दंत छिद्र है वो प्रारंभ शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है जो हड्डियाँ होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं, तो इनसे ये कमजोर हो जाएंगे। आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाए यानी नमक की कमी हो जाए हमारे भोजन में तो हमें घेंगा रोग हो जाए, क्वार्टर रोग। आपने देखा होगा गले के पास एक गोल सा फूल जाता है, वो क्वार्टर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, अगर नमक कम खाएंगे तो मानसिक विकलांगता हो सकती है, ठीक है। लोह का मतलब होता है आयरन। आपको पता है हमारे ब्लड की आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का होता है, या आरबीसी जो लाल रंग का होता है वो किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि उसमें जो है आयरन नामक तत्व पाया जाता है। अगर आयरन कम होगा तो हमारा शरीर जो है कमजोर सा महसूस होगा। तो इस तरीके से आपने ये चैप्टर को देखा, ठीक है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में दे रखी है, जैसे ये है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, हमने कोई भी पैकेज्ड फूड खाया होगा, जैसे हमने चिप्स खाया होगा, नमकीन खाई होगी, कोल्ड ड्रिंक खाया होगा, ये जितनी भी खाने की चीज़ होती है, तो उसमें FSSAI की जो है लेबलिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है खाने के स्टैंडर्ड को तय करता है कि कौन सा खाना खाने योग्य है और कौन सा खाने योग्य नहीं है, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है और ये सर्टिफाई करता है। तो इस चैप्टर में यही है। होपफुली बच्चे आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर के कितने मायने हैं। अब आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ये उठा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।